तो पिछली क्लास में जो हमारी बात हो रही थी सेलों के संयोजन की, और हमने देखा कि यदि बाह्य प्रतिरोध बड़ा हो आंतरिक प्रतिरोध से, लिखना नहीं है, समझना है, बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा हो, मतलब हम सेलों को जिस संयोजन में यूज कर रहे हैं, सुनो, बाह्य प्रतिरोध यदि आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा हो तो हम यूज करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही देने वाले हैं, और वो क्वेश्चन ऐसा इसलिए है कि वो बोलेंगे कि एक ऐसा संयोजन समझाओ जिसमें बाह्य प्रतिरोध अधिक है, आंतरिक प्रतिरोध कम है सेल का, तो उसमें धारा कितनी मिलती है, कौन सा संयोजन यूज होगा, ये सब आपको करना होगा। समझ गए ये बात? दूसरी बात जो हमने की थी पिछली क्लास में, समझिए उसे भी। यदि जो बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध से छोटा है तो हम यूज करते हैं समांतर क्रम में। ये बातें हमने दोनों पिछली क्लास में पढ़ ली। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर के संयोजन की, और वो जो तीसरा क्रम का संयोजन है वो है मिश्रित क्रम संयोजन। हम यहाँ पे देखना, मिश्रित क्रम संयोजन मतलब ये तीसरा संयोजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए जरा, मिश्रित क्रम का मतलब होता है कि हम सेलों को श्रेणी क्रम में भी लगाएं और समांतर क्रम में भी लगाएं। देखें जरा मिश्रित क्रम संयोजन कैसे बनता है। ये सेल हमने लगाए, n सेल लगा दिए हमने, सबका ईएमएफ E है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R है, और ये भी R है, ईएमएफ E है। ऐसे हमने हर रो में n सेल लगाए, n सेल, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने n सेल यहाँ पे लगा दिए, n सेल। सबका ईएमएफ E है, सबका आंतरिक प्रतिरोध R है, E, और ये R, ये हो गया A और ये हो गया B, और ऐसी हमने लगा दी M, मतलब जो हमने यहाँ पे कॉलम बनाए हैं वो कॉलम हमने बना दिए हैं M। अब जरा ये समझो, यहाँ पे ये चीज समझो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूर। तो जरा सब बच्चे ध्यान दें और समझें उसे, सब बच्चे। चलिए यहाँ पे देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहाँ पे ये जो R सेल हैं, तो हर रो में जो रेजिस्टेंस हो जाएगा NR, और हर रो में जो ईएमएफ हो जाएगा वो NE हो जाएगा। इसमें भी रेजिस्टेंस NR और ईएमएफ NE, ये बात सबको पता है, हम कल पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस NR और ईएमएफ NE, ये हो जाएगा इसमें। ध्यान से देखिए, अब ये NE एक ही पॉइंट पे जुड़े हैं, तो टोटल विद्युत वाहक बल, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो कुल विद्युत वाहक बल
कुल विद्युत वाहक बल बराबर आपका होगा NE। हम दूसरा कलर ले रहे हैं, ठीक। अभी तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं NE, सबका NR हो जाएगा, NR, ये सब NE हो गया, NR, और ये NE हो गया। चलो, तो कुल विद्युत वाहक बल होगा NE, ठीक। अब NR, 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 ये सब लाइनों के जो सीरीज हैं उनके प्रतिरोध हैं NR, और सब कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध व्युत्क्रम होता है, पता है तुम लोगों को। आंतरिक प्रतिरोध 1/NR प्लस 1/NR प्लस प्लस M टाइम्स। कितनी देर तक जुड़े हैं? M टाइम्स। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा M/NR। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध हमारा हो जाएगा, उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा NR/M, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। और अब हम बात करते हैं कुल प्रतिरोध की। सिंपल सी बात है, ऐसे ही हम कर रहे थे। इसके बाद बहुत सरल और अच्छे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कुल प्रतिरोध, यदि हम कुल प्रतिरोध की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? हाँ, आंतरिक प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका बाह्य प्रतिरोध। इसमें अपन इधर लगा देते हैं ये ऐसा करके, तो ये R है। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस NR/M। तो कुल प्रतिरोध को भी सॉल्व करके लिख लेंगे। कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा MR, ये NR है, MR प्लस NR/M। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए, सिंपल सी चीजें हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। कुल धारा, यदि हमें धारा निकालनी है, कुल धारा बराबर होगा विद्युत वाहक बल, जो है विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। तो कुल धारा को अपन I बोल देते हैं, विद्युत वाहक बल है NE, और प्रतिरोध है MR प्लस NR/M। तो I बराबर हो जाएगा, ये M ऊपर चला जाएगा, MNE/MR प्लस NR। ये हमारा कुल धारा आ गई। बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे ऐसे नहीं कर सकते कि MR NR से बड़ा है तो NR को हटा दो तो N टाइम्स मिलेगी, NR MR से बड़ा है तो MR हटा दो तो M टाइम्स मिलेगी। नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि एक बार N गुनी मिल रही है और एक बार M गुनी मिल रही है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि क्या कंडीशन है जिसमें हमें धारा अधिकतम मिलेगी। बच्चों, एक कॉमन सेंस की बात सुनिए। एक प्रतिरोध बड़ा था, दूसरा छोटा था, तो एक बार श्रेणी क्रम मिला, फिर दूसरा बड़ा हो गया, पहला छोटा हो गया, समांतर क्रम मिला। तो यार, एक कॉमन सेंस की बात यह है कि यदि मिश्रित क्रम में लगाया जा रहा है, यदि हम मिश्रित क्रम की बात कर रहे हैं, तो मिश्रित क्रम में यदि लगाया जाएगा तो शायद दोनों प्रतिरोध बराबर हो सकते हैं। अब सुनना, सिंपल मैथ समझना, 4 क्लास की, चौथी क्लास की मैथ समझिए। 4th क्लास की मैथ ये है कि हर जितना छोटा होगा I उतनी बड़ी होगी। मतलब MR प्लस NR जितने कम होंगे I का मान उतना ज्यादा होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि MR प्लस NR जितने छोटे होंगे धारा का मान उतना अधिक होगा। तो हम MR और NR को छोटे कब होंगे, न्यूनतम कब होंगे,
वो निकाल रहे हैं। मतलब हम यहां पे पढ़ रहे हैं MR प्लस NR के न्यूनतम होने की शर्त। ये न्यूनतम कब होंगे, और न्यूनतम होने की शर्त अर्थात धारा के अधिकतम होने की शर्त है। ये अधिकतम होने की शर्त सबको समझ में आ गया ना? अधिकतम होने की शर्त MR प्लस NR के न्यूनतम होने की शर्त अर्थात धारा के अधिकतम होने की शर्त। अब कैसे पता करें? अब सिंपल सा मैथ्स यूज किया जाएगा, सिंपल सा गणित यूज किया जाएगा यहां पे। ओके, तो चलिए देखते हैं मैथ्स क्या कहता है यहां पे। तो हमें देखना है कि MR और NR न्यूनतम कब होते हैं। चलो हम कुछ एक इक्वेशन लिख रहे हैं, समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछना, और समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं कि MR प्लस NR बराबर, इससे हम लिख रहे हैं अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस 2MR इंटू NR, ऐसे करके, सॉरी 2MR इंटू NR। बताइए बच्चों, ये लिख सकते हैं कि नहीं? MR प्लस NR बराबर अंडर रूट MR माइनस NR का होल स्क्वायर प्लस 2MR इंटू NR अंडर रूट। ये लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी से यस या नो बोलिए, समझ में आया कि नहीं? किसी को आ गया हो तो बोले। तो सर सर वो कैसे लिखे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। रानी ये मैथ्स है। अब सुनो जरा, हमने MR प्लस NR को ये लिखा है, सुनो जरा, हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MR, और फिर यहाँ पे अंडर रूट NR लिखा है। इसके बराबर ये लिखा, सुन बेटा, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर मतलब अंडर रूट MR स्क्वायर, मतलब क्या बचा? MR प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या बचा? NR माइनस 2 अंडर रूट MR इंटू NR, और यहाँ पे क्या लिखा है? 2 अंडर रूट MR इंटू NR लिखा है कि नहीं? इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? MR प्लस NR। और वही तो है। ओ हाँ सर। यस, थोड़ी सी मैथ्स की प्रॉब्लम थी ना, तो ये हम मिटा दे रहे, ये तो हमने समझाया था, मिटा दिया। अब सुनिए जरा, देखो ये जीरो नहीं हो सकता, ये कब होगा? MR प्लस NR बराबर न्यूनतम कब होगा? बताओ, न्यूनतम कब होगा? ये तो अपन इसका कुछ नहीं कर सकते, जब ये जीरो हो जाए। न्यूनतम जब होगा जब ये जीरो हो जाए, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो अकेला यही बचेगा बस, ये तो रह गए, क्योंकि M हमने बनाई है रो कॉलम और N हमने बनाई है रो, इसलिए वो तो रहेंगे, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आई ये बात? तो MR प्लस NR न्यूनतम होगा यदि अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाए। ये वाला पार्ट जीरो हो जाए तो ये न्यूनतम हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करो, तो स्क्वायर तो हटा सकते हैं, तो लिख सकते हैं अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR बराबर जीरो। स्क्वायर दोनों तरफ का हटा दिया तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट MR बराबर अंडर रूट NR, अंडर रूट भी हटा दो तो क्या हो जाएगा? MR बराबर NR, यानी कि MR और NR बराबर होंगे, तो ये कंडीशन है क्या? अधिकतम धारा की।
ये कंडीशन है अधिकतम धारा की। एम सुनना बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं कॉमन सेंस के जो कंपटीशन में आते हैं। तो इस संयोजन में हम सर्वाधिक धारा कब प्राप्त करते हैं? जब एम का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, एम आर, और एन का मतलब है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सेल, वो दोनों बराबर होंगे। समझ में आए? मान लो बच्चों, सुनना, अब एक सवाल है और हमने बोला कि कंपटीशन में आने वाला सवाल है, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाला सवाल है, तो समझिए और सुनिए कि यदि R बराबर हो 2 ओम और स्मॉल r बराबर हो 1 ओम, सब केवल नंबर में आंसर देंगे सब बच्चे। R बराबर हो 2 ओम, कैपिटल R, स्मॉल r मतलब आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो 1 ओम। यदि हमने 10 सेल श्रेणी क्रम में यूज किए हैं, n बराबर 10, ये काय में यूज किए हैं हमने? श्रेणी क्रम में। तो m इज इक्वल टू कितना, बताइए? एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बच्चे आंसर देंगे फटाफट इसका। बाह्य प्रतिरोध 2 ओम है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यदि ये ऐसे हमने 10 सेल लगाए हैं तो कितने कॉलम बनाएंगे? जल्दी आंसर दीजिए। 5। इस आंसर के बच्चों ने 5 बताया। रानी कितने होंगे? सर 5 होंगे। रानी ने 5 बताया, बाकी लोग लिख के बताओ ना कितने होंगे। गलत आकाश, तू बिल्कुल गलत है। कोमल कुमारी 5, दीपक ने 5, सृजन यादव 5, नंद किशोर 5, आर्यन शर्मा 5। वेरी गुड, इतने सारे लोग 5 बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आर्यन यार देख जरा, ये 10 लगा दिए तो एनआर कितना हो गया? एनआर बराबर हो गया 10 गुणा 1 बराबर 10। तो एमआर भी 10 चाहिए हमें। एमआर भी कितना चाहिए? 10। तो आर तो हमें 2 दिया है, तो m गुणा 2 बराबर 10। तो m बराबर कितना हो गया? 5 हो गया m बराबर। सेलों का संयोजन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब सुनिए बच्चों, हमें इस चैप्टर में मीटर ब्रिज पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में विभव मापी पढ़ना है। तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारे सिलेबस में है, और हमें इस चैप्टर में आराध्या, ओके बेटा, हमें इस चैप्टर में धारा का ऊष्मीय प्रभाव और शक्ति भी पढ़ना है। तो वो दोनों जो वैद्युत युक्तियां हैं, मीटर सेतु और विभव मापी, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे धारा के ऊष्मीय प्रभाव की, कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो चलिए, हम यहाँ पे सबसे पहले बहुत मजेदार और सबको समझ में आने वाला टॉपिक होगा, सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो आपने देखा है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म हो जाता है। तो धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म क्यों हो जाता है, ये प्रश्न है हमारा। तो हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हम तेरे को बता दें कि एक प्रश्न तेरे आईआईटी जेईई मेंस में, एक प्रश्न सेलों के संयोजन या धारा के ऊष्मीय प्रभाव और शक्ति पे आ सकता है। एक प्रश्न तेरा तैयार हो सकता है इसमें। तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव, सबसे पहले हम ये बात बताते हैं। तो
क्यों गर्म हो जाता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, तो हमने क्या बोला था कि विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच अधिकतम विभवांतर ही विद्युत वाहक बल होता है। और विभवांतर को हमने क्या बोला था, ये भी ईमानदारी से समझ लो। विभवांतर का मतलब क्या था? आवेश जो उसमें इसके प्रभाव में अंतर। तो बच्चों जब हम विभवांतर पढ़ रहे थे तो कार्य से प्रभाव उसे लिखा था हमने, V बराबर W/Q। मतलब विभवांतर होगा तो धारा बहेगी, धारा बहेगी। तो धारा कब बहेगी? तो कार्य होगा, और कार्य होगा तो ये कार्य ऊष्मा में परिवर्तित होगा। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनो। धारा का ऊष्मीय प्रभाव मतलब जब धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो कार्य करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनके मार्ग में बहुत सी रुकावटें होती हैं, उन्हें बहुत सी चीजें वो होती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं। तो किसी चालक में हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं, किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य चालक तार में ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में थोड़ी सी बात और लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जितनी अधिक रुकावट होगी, रुकावट को क्या बोलते हैं बताओ? रुकावट को प्रतिरोध बोलते हैं। जितनी अधिक रुकावट होगी, कार्य की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। फलस्वरूप अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। चलिए, ये तो अपन ने लिख दी है कहानी, ये तो अपन ने कर ली है वो कहानी जो हमने आपको बताई थी। हाँ, अब सुनो जरा, और कार्य क्या होता है? वैद्युतीय कार्य हमने सब बच्चों को बताया है, तो वैद्युतीय कार्य क्या होता है बताइए जरा। विद्युतीय कार्य W बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विभव। विद्युतीय कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभव। ये कार्य ही तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो रहा है। हम इसको जरा दो पार्ट में कर लें, फिर हम एक नेतागिरी बताएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी राजनीति भी हुई है इस टॉपिक में, तो हम बताएंगे कि वो राजनीति क्या थी।
विद्युतीकार बराबर आवेश गुणा विभव, और ये ही काय के रूप में उत्पन्न होगा, ये ही उत्पन्न होगा ऊष्मा H के रूप में। तो हम कार्य W बराबर H, H क्या है ऊष्मा, बराबर क्या हो गया Q इंटू V। तो H बराबर हो गया QV, क्योंकि ये ही कार्य ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होगा। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों को? H बराबर Q इंटू V। आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, और Q इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T। ये दोनों बातें हम रख दें तो H बराबर हो जाएगा, Q की जगह हमने लिखा I गुणा T और V की जगह रखा हमने I गुणा R। इसे सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। और T का मतलब क्या है यहाँ पे? T का मतलब है यहाँ पे समय। सुनिए और समझिए ये बात। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हमारे पास आ गया, ये ऊष्मा होगी। अच्छा एक और बात सुनो, ये जो हमारे पास ये तो आ गई, अब हम एक दूसरी सी बात थोड़ी सी ब्रैकेट में लिख रहे हैं। आपने देखा था H इज इक्वल टू Q इंटू V थी, Q की जगह हम केवल अकेला लिख दें IT, तो H बराबर हो जाएगा ITV, या इसी को लिख सकते हैं VIT। इसका यूज करेंगे एक दूसरा फार्मूला, परंतु ये फार्मूला ध्यान देना, ये फार्मूला हमने निकाला है कि जो उत्पन्न ऊष्मा है वो I स्क्वायर RT होगी। अब आप देखिए जरा, हमने कहा था ना कि इस टॉपिक में एक नेतागिरी होती है, एक राजनीति होती है। अब हम तुम्हें वो राजनीति समझाते हैं। सही बात तो यह है कि धारा का ऊष्मी प्रभाव मतलब जूल प्रभाव ही कहते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं? जूल प्रभाव। अब जब ये निकल गया तो जूल ने 3 नियम दे दिए। तो जूल के नियम, जूल के नियम, तो जूल के नियम, जूल के ऊष्मा के नियम, जूल के ताप के नियम, जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम, है ना? ये कह सकते हैं। यहाँ पे जूल प्रभाव ही पूरा है, परंतु देखो यार, इसे अपन ने जूल के नियम से नहीं निकाला, ये तो हमने अलग से निकाला, क्योंकि विद्युतीकार आवेश गुणा विभव हमने पहले से ही पढ़ा हुआ था। अब जूल ने जो 3 नियम दिए हैं, जूल क्या है ये नंद किशोर पूछ रहा है। तेरे को कार्य की इकाई पता है क्या होती है नंद किशोर? कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है सर। जूल होती है ना? तो जूल एक वैज्ञानिक का नाम है, जैसे नंद किशोर नाम का एक 12th क्लास का लड़का है ना यूपी का, बिल्कुल वैसा ही जूल एक साइंटिस्ट का नाम है और ये वैज्ञानिक है। इसने 3 नियम दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करें जूल का प्रथम नियम। प्रथम नियम, उन्होंने कहा था किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, धारा प्रवाह होने पर किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, तो क्या बोला था? किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में प्रवाहित धारा के, चालक में प्रवाहित धारा के, प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। मतलब H समानुपाती है प्रवाहित धारा के वर्ग के, वर्ग के समानुपाती होती है। H समानुपाती है I स्क्वायर R। जूल के नियम जरा इधर से पढ़ते हैं, फिर उसमें अपन और भी पढ़ लेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे, सबसे पहले बात कर रहे थे जूल का प्रथम नियम।
जूल का प्रथम नियम, H समानुपाती है I स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब हम बात करेंगे जूल का द्वितीय नियम, जूल का द्वितीय नियम। दूसरे नियम की बात करते हैं, H समानुपाती है R। सुन लो, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें उपस्थित प्रतिरोध के समानुपाती होती है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है। फालतू चीजें लिख पाओगे। ये इक्वेशन नंबर अपन ने 2 दे दिया। थर्ड की बात करें, ये है हमारा जूल का तृतीय नियम। आपने देखा होगा कि आप ज्यादा देर तक किसी चीज से धारा लेते रहो, ज्यादा देर तक यदि आप धारा लेते रहोगे तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है। कोई विद्युत युक्ति यदि आप बहुत देर तक चलाओगे तो ऊष्मा ज्यादा होगी। तो जूल का तीसरा नियम था H समानुपाती है T। T का मतलब है समय। ज्यादा समय होगा तो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये थे जूल के 3 नियम। अब सुनना जरा, हम यहाँ पे लिखें समीकरण 1, 2 व 3 से हम समीकरण उपयोग कर लेते हैं 1, 2 एंड 3। 1, 2 व 3, ये भी H के समानुपाती है, ये भी H के समानुपाती है, ये भी H के समानुपाती है। तो हम इन्हें एक साथ लिख सकते हैं, ये H समानुपाती है I स्क्वायर RT के। बराबर करने के लिए यहाँ पे एक नियतांक रखेंगे, I स्क्वायर RT, और K क्या है, नियतांक है, और इसका मान होता है 1। K नियतांक होता है और ये होता है 1। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, I स्क्वायर RT। ये जूल के नियम से आई। जरा पिछला देखना, हम तो पहले ही निकाल चुके थे H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये बात तो हमने पहले ही समझ ली थी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये बात हम पहले ही समझ गए थे। तो अब इन्होंने जूल ने ऐसे निकाल के दिए कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये जूल के 3 नियम है। जब भी ऊष्मीय प्रभाव की बात की जाती है तो जूल की बात जरूर की जाती है। तो चलिए बच्चों, आपको धारा के ऊष्मीय प्रभाव भी समझ में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बस इसके बाद मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर 2 ही बचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति, और शक्ति, हम विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं। शक्ति, पावर यानी पी। चलिए हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें ऊर्जा क्या होती है बताइए। ऊर्जा क्या होती है बताइए और समझाइए। चलो आरती बता रही है ऊर्जा क्या होती है। हाँ बोल बेटा। कार्य करने की क्षमता को सर ऊर्जा कहते हैं। और शक्ति और बता दे बेटा जल्दी से। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और इन दोनों में अंतर क्या होता है आरती, ये भी बता दे। सर इन दोनों में अंतर होता है कि हम जल्दी कार्य करते हैं तो शक्तिशाली है, अगर कार्य कर सकते हैं तो ऊर्जावान है। वेरी गुड बेटा, क्या बात है, बहुत सही आंसर। यदि हम कोई कार्य जल्दी कर सकते हैं तो हम शक्तिशाली हैं। तो सुनिए, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर का मतलब क्या हुआ। आप कार्य कब कर पाओगे, जब आपकी ऊर्जा होगी, और ऊर्जा होगी तो आप उसका उपयोग करोगे, तो उसे कार्य करना कहते हैं। तो कार्य की सबसे अच्छी डेफिनेशन पता है क्या है, जब हम अपनी ऊर्जा का उपयोग किसी चीज को विस्थापित करने में करते हैं तो उसे कार्य कहते हैं। तो शक्ति मतलब आप जल्दी कार्य कर सकते हो तो शक्तिशाली हो। आरती को ये बात याद थी। चलो हम बात करते हैं, तो कार्य करने का मतलब क्या है, ऊर्जा क्षय करना, ऊर्जा खर्च करना। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं
कि ऊर्जा क्षय की दर, ऊर्जा क्षय की दर शक्ति कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ऊर्जा क्षय की दर शक्ति कहलाती है। एक बात बता दें बच्चों, यहां बहुत से फार्मूले मिलेंगे जो तुम्हें जरूरत है। एक क्वेश्चन गारंटेड पेपर में आता है आपके बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा क्षय की दर शक्ति कहलाती है। इसी को अपन या करके लिख सकते हैं, कार्य करने शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। मतलब शक्ति बराबर हो जाएगा W/T या बराबर हो जाएगा E/T। E का मतलब क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा क्षय की दर लिखा है ना, E का मतलब ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्षय की दर शक्ति कहलाती है या कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट बात तो हम यहीं लिख देते हैं। इससे यदि हम लें तो W बराबर PT होता है, कार्य निकाल लेते हैं, शक्ति गुणा समय। ये क्या है? ये है समय, मैं समय हूं। और यदि इससे निकालेंगे तो E बराबर P इंटू T हो जाएगा। मतलब शक्ति गुणा समय बराबर क्या हो जाएगी? ऊर्जा। ये दो चीजें तो तुम लोग याद रखना, बहुत ही काम की चीजें हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे इसे ये करें, हम यहाँ पे P बराबर W/T लिख रहे हैं। तो P की इकाई होती है वाट, वाट को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य की इकाई होती है जूल और समय की इकाई होती है सेकंड। वाट यानी शक्ति की इकाई, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं W = J/T। जूल को कहां से प्रदर्शित करते हैं? J से। टाइम को अपन T से प्रदर्शित कर देंगे, सेकंड लिख देते हैं, सॉरी। तो अपन यहाँ पे S लिख देते हैं, मिटा के लिख देना, इतनी आलसीपन क्यों? जूल सेकंड। तो एक चीज तो देख लो, जूल बराबर होता है वाट गुणा सेकंड। तो शक्ति की जो सामान्य इकाई होती है वो होती है वाट। समझ गए? वो बच्चे आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे से कहते हैं तेरी बाट लगा दूंगा, मतलब पता है, तेरी एनर्जी खत्म कर दूंगा। एनर्जी खत्म करने का मतलब क्या है? एनर्जी खत्म करने का मतलब है मार डालूंगा। तो किसी का मर्डर की धमकी होती है वाट लगा देने का मतलब, यानी एनर्जी खत्म कर देना। तो बच्चों अभी हमारे पास वाट आ गई। वाट की परिभाषा हालांकि बच्चों वाली चीज है यार। यदि हम वाट बराबर लिखेंगे 1 जूल बटे 1 सेकेंड, तो हम क्या बोलें कि 1 जूल कार्य 1 सेकेंड तक किया जाए तो शक्ति 1 वाट होती है। ओके ठीक है, फालतू बात है, 9th क्लास की बात है, 12 की नहीं है ये। कुछ आदर्श यूनिट, शक्ति की अन्य इकाइयां, शक्ति की अन्य इकाइयां, कुछ अन्य फार्मूले भी पढ़ेंगे जो तुम्हारे लिए काम के, ये सब छोटी क्लास के लिए हैं। शक्ति की अन्य इकाइयां, एक होती है किलोवाट, किलोवाट KW बोलते हैं, बराबर 10⁻³ वाट। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट। दूसरी इकाई देखिए, दूसरी होती है मेगावाट। मेगावाट को MW लिखते हैं, दूसरे नंबर लिख दी हमने, 1 मेगावाट लिखना है। रुक जाओ जरा, इसे काटने दो।
1 मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर होती है 10⁻⁶ वाट। तीसरे नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसे बोलते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति इंग्लिश में ही लिखाती है ये, हार्स पावर, HP। HP को हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझ जाना, HP का मतलब हार्स पावर होती है। ये जो होती है 746 वाट होती है। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट अश्व शक्ति। और एक हम बात करते हैं, आपको मालूम है शक्ति में समय का गुणा कर दो तो ऊर्जा होता है। तो विद्युतीय ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसे बोलते हैं किलोवाट आवर। हिंदी में भी लिख देंगे किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, इसे लिखेंगे अपन किलोवाट घंटा। पता है इसको किलोवाट आवर को हम अकेली यूनिट भी बोलते हैं, ऐसे यूनिट। सब बच्चों को पता होगा कि तुम्हारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं तो यूनिट से आते हैं कि 10 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 300 यूनिट बिजली खर्च हो गई। पता है ना घर के बिजली के बिल कहाँ से आते हैं? घर के बिजली के बिल यूनिट में आते हैं, ये सब बच्चों को पता है। तो ये किलोवाट आवर होती है वो यूनिट। वो यूनिट का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट बराबर किलोवाट आवर। ये यूनिट जो आपके बिजली के बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, वो है किलोवाट आवर। चलो यहां पे हम एक चीज कर रहे हैं, प्रश्न लिखते हैं। एक प्रश्न, किलोवाट आवर तथा जूल में बिल्कुल अभी बात कर रहे हैं, संबंध स्थापित कीजिए। किलोवाट आवर तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। किलोवाट आवर ये ऊर्जा हो गई, अब इसका हम जूल से रिलेशन निकालेंगे, समझ गए ना? तो अश्व शक्ति आप केवल 746 वाट याद रखिए, इसका संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो शायद तुम कुछ कंफ्यूज हो गए, तो यहां तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनो जरा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 वाट। ये लिखा है किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, मतलब 1000 वाट। ये किलोवाट को अपन ने लिखा, और आवर को अपन लिख सकते हैं गुणा 60 सेकेंड। ये आवर हो गया आपका, एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये आ गए। तो देखो जरा क्या आ रहा है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 60, ये जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट इंटू सेकेंड। ये देखो जरा यहाँ कहीं लिखा है हमने, वाट इंटू सेकेंड का मतलब क्या होता है? वाट इंटू सेकेंड का मतलब होता है जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये इन दोनों के संबंध हैं। ये किलोवाट आवर से रिलेशन है बेटा, है ना? इसलिए अश्व शक्ति को आप केवल वाट में रखिए, हैं? उसका जूल से रिलेशन मत निकालिए, क्योंकि वो अपॉन टाइम करना पड़ता है उसमें। तो ये वाली बातें सबको समझ में आई हैं? तो पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये PDF आपको मिल जाएगी। और अब
अब कुछ बहुत अच्छे फार्मूले हम लेके आते हैं बच्चों, समझो जरा इन चीजों को, फार्मूले को समझिए। देखिए जरा, P इज इक्वल टू W/T है, हमने पढ़ा है, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था W इज इक्वल टू VIT। यहां पे रखिए, P इज इक्वल टू हो जाएगा VIT/T। T से T कैंसिल, तो P बराबर हो जाएगा V इंटू I। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। यानी कि विभव और धारा का गुणनफल शक्ति कहलाती है। और सुनिए, हमें मालूम है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R होता है ओम के नियम से। ये मान इसमें रख दो, तो P इज इक्वल टू V इंटू V/R, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V²/R। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला। और सुनिए बच्चों, हमें मालूम है कि V इज इक्वल टू IR होता है, यहां पे रख दीजिए, तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू V की जगह अपन ने IR इंटू I रखा, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, I²R। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। ये सब फार्मूले हम उपयोग में लेके आने वाले हैं। P इज इक्वल टू I²R। तो सुनो, अब कॉमर्शियल यूनिट हमने पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, किलोवाट आवर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। किलोवाट को यदि वाट में बदलें तो वाट गुणा आवर अपान 1000। ये एक फार्मूला आ गया जो आपके घर आप बिजली का बिल निकाल सकते हो। चलो समझते हैं कि बिजली का बिल कैसे निकलता है। अपन बिजली का बिल निकालते हैं। देखिए, चलो ये ऊपर कौन है, कोमल कुमारी हैं। कोमल कुमारी 2 घंटे रोज पढ़ती हैं। ध्यान से सुनना, 2 घंटे रोज पढ़ती हैं, और ये बल्ब लगाती हैं, 20 वाट का बल्ब लगा है इनके यहाँ, और पढ़ती हैं तो ये फैन लगाती हैं, 200 वाट का फैन है। ये तो लगा है इनके यहाँ बल्ब, और ये लगा हुआ है फैन, पंखा। और ये दोनों चीजें, चूंकि ये केवल 2 घंटे पढ़ती हैं, तो ये 2 आवर पर डे, एक दिन में 2 घंटे पढ़ती हैं। नहीं, अब ये मत कहना कि सर मैं ज्यादा देर तक पढ़ती हूं, अभी तो एग्जाम्पल है ना। तो 20 वाट का बल्ब जलाती हैं, 200 वाट का पंखा जलाती हैं, और ये 2 घंटे पढ़ाई करती हैं पर डे। मतलब टोटल शक्ति यदि टोटल निकालें यहां पे, तो टोटल 20 वाट और 200 वाट, 20 प्लस 200 बराबर 220 वाट। इतनी बिजली, इतनी शक्ति ये रोज खर्च करती है एक महीने। एक महीने में हम यहाँ पे निकालते हैं, एक महीने में, तो एक महीने में कुल कितना हो गया, ये तो पर डे है, ये कैसा है, पर डे। तो एक महीने में 220 गुणा पर डे कितना, 2 घंटे है ना, पर डे 2, पर डे नहीं है ये, तो ये है 2 घंटे होता है, पर डे 2 गुणा 30। 2 घंटे प्रतिदिन 30 दिन होते हैं, तो 60 घंटे जलाएंगी ये। तो पता है, यहां पे रख दो, यूनिट निकालना है तो ये आपका कितना हो गया, वाट की जगह हो गया 220, टाइम कितना हो गया, 30 दूनी 60 घंटे बटे 1000। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये आपका आ गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। बिल्कुल 13.2 यूनिट इन्होंने बिजली खर्च की पढ़ाई में, केवल 13.2 यूनिट की। मान लो 6 रुपए प्रति यूनिट है, तो कुल रुपए कितने खर्च किए इन्होंने, 13.2 गुणा 6 बराबर 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 6 एकम 6। ये उन्होंने 79 प्लस 20,
₹79.20 इन्होंने खर्च किए। यदि आप 20 वाट का बल्ब और 200 वाट का पंखा रोज जलाओगे तो 1 महीने में जो आपकी यूनिट खर्च होगी वो 13.2 यूनिट होगी। समझ में आई ये बात? केवल 13.2। तो ऐसे यूनिट वाले कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। हम एक चीज यहाँ पे अभी बची है, अधिकतम शक्ति सामर्थ्य प्रमेय। शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं, ऐसे नहीं लिखते, सामर्थ्य शक्ति को। तो अधिकतम सामर्थ्य प्रमेय हमें करनी है और फिर हम करेंगे मीटर सेतु और फिर विभव मापी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यूज करेंगे। नमस्कार।